तो एलिफेंट दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं। तो इसका कक्षा 7वीं का भाग है, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहला चैप्टर अपना यहीं से रहेगा। देखिए, पहला चैप्टर अपना यहाँ से अध्याय 1 से हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो पहला प्रश्न, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हुए किन किन स्रोत जानकारी प्राप्त होती है। तो धार्मिक, इसका उत्तर है धार्मिक, साहित्यिक, सिक्कों, अभिलेख, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन आदि से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है। तो मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो विदेशी कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अभिलेखागार से क्या आशय है। तो अभिलेखागार ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। चौथा प्रश्न, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के सामने कौन कौन सी समस्या आई। तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्या आई। कहीं अक्षर छोटे तो कहीं पांडुलिपियां समझ में नहीं आती, फिर अंदाज से ही लिखना पड़ता है। इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं आई। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न, 700 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो 700 से 1750 के बीच निम्न बदलाव हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं और सिंचाई में नहर, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल हुआ। अगला है, इस काल में कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। तो स्त्री शिक्षा का विरोध हुआ, सैनिक विद्रोह का चलन, सत्य प्रथा का प्रचलन, अंग्रेजों का शासन और भारतीयों पर अत्याचार। अगला क्वेश्चन, पर्यावास से क्या तात्पर्य है। तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न, 8वां, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए। तो इस देश में हर क्षेत्र की अलग भाषा, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, धार, द्वारा, समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, अबकारी, गोंडी, अवधी, हिंदी आदि इन भाषाओं को इसमें प्रयोग किया गया। फिर आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 9वां, इस काल में मुख्य रूप से धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। 9वां प्रश्न, तो इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन हुए। लोगों में वैदिक आस्था वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा। तो अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा। प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी में आरंभ होकर सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्राप्त की गई। तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, दूसरा, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण दीजिए। जब यह अनुष्ठान किया जाता था तो ब्राह्मणों की सहायता से यह माना जाता था कि इससे याजक,
जन्मना क्षत्रिय न होकर भी क्षत्रिय रूप दोबारा प्राप्त कर लेगा। तीसरा प्रश्न, चौहान शासकों द्वारा राज विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली, अजमेर, पश्चिम से पूर्व तक था। चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली, अजमेर, पश्चिम से पूर्व तक था। प्रश्न 4, कलम द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? तो शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया था। पांचवा प्रश्न देखिए, गंगा घाटी के कन्नौज नगर से लेकर किस वंश शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों में संघर्ष हुआ। प्रश्न नंबर 6, गजनी के सुल्तान मोहम्मद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था? मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों से उत्तर पश्चिमी हिस्से तक। 7वां प्रश्न, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? तो इतिहास देखो, तो उरैया के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। प्रश्न 8वां, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य मूर्तिकला की विशेषता लिखिए। तो जंगलों काटकर कृषि योग्य बनाया गया, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोककर तटबंध बनाए गए जाने थे, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। आगे देखिए, चोल राजाओं के समय कृषि सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तमिलनाडु के दूसरे हिस्से से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। नदी के किनारे की भूमि उपजाऊ बनाई गई, जो चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 10, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था को प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियों को ऊर कहलाती और सिंचाई खेती के साथ बहुत समुद्र हो गए। अगला प्रश्न है अध्याय 3, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी निम्न साधनों से प्राप्त होती थी। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण के माध्यम से। प्रश्न 2, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? रजिया एक महिला थी और उसके दरबारी जन भी उसके शासन से खुश नहीं थे। 3, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों को बर्नी द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बर्नी द्वारा आलोचना की गई क्योंकि वे निचले खानदान के लोग थे। प्रश्न 4, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाने लगा? तो गुलामों को सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। इस काल में इक़्तिदार मुफ्ती का क्या कार्य होता था? तो मुफ्ती का कार्य था कि सैनिकों अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। 6 प्रश्न,
प्रश्न क्रमांक 6, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषता लिखिए। खिलजी शासनकाल में भू राजस्व को निर्धारण और वसूली के कार्य अपने नियंत्रण में ले लिए गए थे। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। प्रश्न अगला 7वां, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लिया गया। प्रश्न 8वां देखिए, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। शेरशाह सूरी ने अपने मुगल सम्राट को चुनौती देकर परास्त किया और शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। प्रश्न 9वां देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी? तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना रखनी पड़ती थी क्योंकि शेरशाह के सैनिक कभी भी आक्रमण कर सकते थे। शेरशाह के सैनिक कभी भी आक्रमण कर सकते थे। अध्याय 4, मुगल साम्राज्य। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे, मंगोल वंश और तैमूर। बाबर द्वारा किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया गया? बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 को इब्राहिम लोदी को परास्त किया गया। मनसबदार से क्या आशय है? मनसबदार शब्द से आशय है कि इसे ऐसे व्यक्ति जो मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। अकबर को राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन किन बातों का विवरण मिलता है? तो अकबरनामा में प्रशासक के गुप्त अभिलेखों जो अकबर ने निर्धारित किया था उन सब का वर्णन मिलता है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। तो साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था जिन्हें सूबे कहा जाता था। सूबों में प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को निर्वाह करते थे। दरबार में नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां समय समय पर जहांगीर की सहायता भी करती थी। अकबर के धर्म संबंधित विचारों को संक्षेप में लिखिए। अकबर के विचार थे कि व्यक्ति विद्वान, धार्मिक रीति और मंदाता बल देते उनकी शिक्षाएं समाज के लिए लाभप्रद थी। मनसबदार जागीरदार में क्या विभिन्नता है? सरकारी पदाधिकारी व्यक्ति के मनसबदार कहा जाता था। सरकारी पदाधिकार व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था और जागीरदार राजस्व की वसूली किया करते थे। अकबर ने किन किन सांस्कृतिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया? तो महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो यहाँ तक हो गए। अब अगले वीडियो में आपको अध्याय 7 प्रोवाइड कराने वाला हूँ।